हेलो एवरीवन। आज है 2 जनवरी 2023 एंड हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आज अब से मैं फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स मैं आई विल ट्राई टू बी वेरी मच कंसिस्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। तो पहला न्यूज़ है दिसंबर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एट 26 मंथ हाई ऑफ 57.8 एज प्रोडक्शन पिक्स अप। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पीएमआई क्या है। पीएमआई स्टैंड्स फॉर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। हाँ, तो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कौन रिलीज करता है, पहले ये जान जाते हैं कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पहले दिखाता क्या है। ये बेसिकली बताता है कि अभी करंट सिनेरियो और फ्यूचर कंडीशंस में, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग का क्या स्थिति रहने वाला है। हाँ, जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कैसा बिहेव करेगा। तो इसे तीन एजेंसीज रिलीज करते हैं, एजेंसीज अलग अलग जगह। हाँ, तो सबसे पहला है आईएसएम। आईएसएम का फुल फॉर्म हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट। इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट रिलीज करता है जिसका कि हेडक्वार्टर यूएसए में है। ठीक है। सेकंड जो है जो रिलीज करता है वो है SIPMM। और ये स्टैंड करता है, एस से हो गया सिंगापुर। तो सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ परचेजिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट। तो ये रिलीज करता है, ऑफ कोर्स इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। और तीसरा है आईएचएस मार्केट। ये तो आपको लिंक्डइन पे भी दिख जाएगा, आईएचएस मार्केट हर जगह। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ठीक है। तो ये तीन एजेंसीज इसे रिलीज करती है और इसमें जो है 5 पैरामीटर देखा जाता है। 5 पैरामीटर्स, हाँ, 5 सर्वे एरियाज जिसके हम बोल सकते हैं, 5 सर्वे एरिया। ये बेसिकली ये लोग जाते हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो है प्राइवेट कंपनीज के, वहाँ जाते हैं और इनसे 5 पैरामीटर्स के बारे में पूछते हैं, सर्वे लेते हैं और उसी हिसाब से फिर बताते हैं कि स्कोर जनरेट करते हैं। ठीक है। तो 5 पैरामीटर क्या है। सबसे पहले हो गया एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट कैसा रहने वाला है, वो लोग कोई नया स्टाफ को हायर करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं। फिर दूसरा है न्यू ऑर्डर्स, क्या कंपनी के पास कहीं से नया कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं, क्या नए क्लाइंट्स उनके पास आए हैं कुछ काम लेकर के। तीसरा हो गया कि उनका वो कितना प्रोडक्शन करने वाले हैं, कितना प्रोड्यूस करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। ठीक है। उसके बाद उनके पास इन्वेंट्री लेवल के, इन्वेंट्रीज कितने हैं। इन्वेंट्रीज मतलब जितने जो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बिके हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स वगैरह जो नहीं बिके हैं, उनके पास जो इन्वेंट्रीज है वो कितने हैं। और पांचवा है सप्लाई डिलीवरीज, कि जो रॉ मटेरियल का डिलीवरी सिस्टम कैसा है, एफिशिएंट है कि नहीं। फिर ये जो प्रोड्यूस करेंगे उसे आप एंड मार्केट तक पहुंचाने का क्या सिस्टम है उनके पास। तो इन 5 एरियाज के बारे में कितने एफिशिएंट है वो। तो इन 5 सर्वे के बाद स्कोर आता है और अगर स्कोर ग्रेटर देन 50 है तो माना जाता है कि इकोनॉमी जो है एक्सपेंशन होगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग होगा, अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग होगा। और लेस देन 50 है तो मतलब इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देर इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्शन। तो फिर ये जो अभी का जो दिसंबर मंथ का, ये मंथली रिलीज होता है। एवरी मंथ इट इज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है, ये तीन एजेंसीज जो है रिलीज करती है। तो मंथली रिलीज होता है, तो दिसंबर में भी रिलीज हुआ। और ये लास्ट 26 मंथ में देखे तो सबसे ज्यादा ये आया 57.8 स्कोर। ऑफ कोर्स 57.8 इज ग्रेटर देन 50, मतलब एक्सपेंशन होगा हमारे इकोनॉमी में, यही बता रहा है। इसे रिलीज कौन करता है पीएमआई को। पीएमआई को रिलीज करता है एस&पी ग्लोबल। दिस रेटिंग एजेंसी रिलीजेस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है। और यही सेम एस&पी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 23 का भी हाल फिलहाल जो है, इसने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ ग्रोथ रेट जो है वो घटा दिया था। दैट इज 7.3 बोला था, जिसे घटा के 7% कर दिया सितंबर में। बट अगर हम लोग यहाँ देखें पीएमआई का जो स्कोर आया है दैट इज 57.8, दिस उसकी एक्सपेंशन हो रहा है। और इसका मतलब कि जो डिमांड जो है इकोनॉमी का वो रिकवर कर रहा है पहले से। हाँ, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। इस कारण से जो ये 5 पैरामीटर्स जो प्राइवेट कंपनी से इसके बारे में पूछा गया, तो पता चल रहा है कि हाँ, देयर विल बी एक्सपेंशन। ये हाईएस्ट स्कोर आया है दैट इज 57.8। जो नया फैक्ट्री का जो ऑर्डर अगर हम देखें तो ये लास्ट 2 साल में सबसे ज़्यादा हो रहा है। हाँ, और अगर हम एवरेज फिगर भी देखें ना, एवरेज फिगर मतलब कि लास्ट 3 क्वार्टर से, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है। इन तीन का अगर हम एवरेज भी अगर हम देखें तो इट इज़ 56.3 स्कोर है। और सिर्फ दिसंबर का देखें तो इट इज़ 57.8, है ना। सिर्फ दिसंबर का 57.8।
तो ये अच्छा स्कोर है और दिस शोज कि हाँ हमारे इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो रहा है डिस्पाइट रिसेशन गोइंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब रिसेशन आने वाला है ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है, बट स्टिल अपना इसका मतलब कि इंडियन इकोनॉमी का जो डिमांड है वो रिकवर कर चुका है एंड हम अच्छा डिमांड कर रहे हैं राइट नाउ। तो ग्रोथ इन न्यू ऑर्डर्स एंड आउटपुट एनेबल फैक्ट्रीज टू एंड 2022 ऑन ए स्ट्रॉन्ग नोट, ये इसका सर्वे बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन राइजेस बाय 83% सिंस डीमोनेटाइजेशन इन 2016। तो 2016 जो है नवंबर मंथ में हमारे भारत सरकार ने 500 का नोट्स और 1000 का नोट्स को लीगल टेंडर से हटा दिया था कि ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा। तो ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली 86% ऑफ द करेंसी नोट को कंट्रीब्यूट करता था, तो अचानक से 86% ऑफ द टोटल नोट्स को बैन कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी कल डिसीजन आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेसिकली ये कोई फ्लॉड डिसीजन नहीं था, हाँ, एंड सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट और डिमोनेटाइजेशन को बेसिकली सही कहा। तो तो इतना हेवी अमाउंट जो है घट गया था फ्रॉम द करेंसी इन सर्कुलेशन से। ऑब्जेक्टिव क्या था? तो दो ही ऑब्जेक्टिव है, हम लोग जानते हैं उस टाइम पे कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, हाँ, डिजिटल पेमेंट को इंक्रीज करना, और दूसरा ब्लैक मनी को ख़त्म करना। तो ये दो एम के साथ गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइज किया था। और आरबीआई ने जो करेंसी इन सर्कुलेशन है, अगर हम लोग वैल्यू टर्म्स में देखें 2016 जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, वैल्यू टर्म्स मतलब कि नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ करेंसी के टर्म में नहीं, बल्कि उसका वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अगर वैल्यू के टर्म में देखें तो 2016 जो है नवंबर में, हाँ, इट जो टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन था दैट वाज अराउंड 17.74 लाख करोड़, हाँ, इतना रुपीस करेंसी इन सर्कुलेशन में था। ये जो है फिर जनवरी 2017 में, ये नवंबर 2016 का है, जनवरी 2017 में, हाँ, ये घट के हो गया रुपीस 9 लाख करोड़, 9 राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, 9 लाख करोड़ के अराउंड, ठीक है। 17 से घट के हो गया 9। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोग सारे अपने बैंक में डिपॉजिट करने लगे, तो जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, हाँ, करेंसी इन सर्कुलेशन इसलिए घट गया। तो ये बैंकिंग सिस्टम में जब लिक्विडिटी बहुत बढ़ जाता है तो फिर आरबीआई जो है एब्जॉर्ब करता है सरप्लस लिक्विडिटी को। तो इसके लिए क्या तरीका है? अगर आरबीआई को इंजेक्ट करना होता है तो रेपो ऑपरेशंस यूज करते हैं, अगर आरबीआई को एब्जॉर्ब करना होता है तो रिवर्स रेपो यूज करता है आरबीआई। रिवर्स रेपो में क्या होता है? बेसिकली आरबीआई जो है, रेपो में क्या होता है, बैंक जो है कमर्शियल बैंक जैसे और आरबीआई, हाँ, बैंक्स जो है रीपर्चेज, रेपो का अगर हम लोग देखें डेफिनेशन, रीपर्चेज होता है, रीपर्चेज। तो बैंक अपना जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, हाँ, सिक्योरिटीज जो है आरबीआई को देता है और बदले में आरबीआई बैंक को पैसे देता है, रुपए देता है, हाँ, ये इसे डिपॉजिट करता है और बदले में पैसे देता है। तो बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो लिक्विडिटी आ जाता है। वही जब आरबीआई को लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करना होता है, मतलब बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और बैंक से अब्जॉर्ब करना है, आरबीआई को पैसे चाहिए, तो आरबीआई क्या करता है, ये सिक्योरिटीज उल्टा, ये इस बार उल्टा होगा रेपो का, सिक्योरिटीज बैंक को देगा और बदले में बैंक से रुपए ले लेगा। तो अब बैंक के पास पैसे कम हो जाएंगे। तो क्या हुआ था, 2016 में नोट बैन हो गए थे तो सब लोगों ने बैंक में डिपॉजिट कर दिए पैसे, तो बैंक के पास बहुत ज़्यादा एक्सेस लिक्विडिटी हो गया। तो आरबीआई को ये लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए रिवर्स रेपो को यूज़ करना पड़ा। तो रिवर्स रेपो में क्या होता है, आरबीआई सिक्योरिटी देता है और बैंक बदले में पैसे देता है। रेपो में क्या होता है, बैंक जो है आरबीआई को सिक्योरिटी देता है, बदले में बैंक पैसे लेता है और ये पैसे फिर बैंक लोन ये सब देने में काम करता, यूज करता है। तो 2017 में क्या हुआ, 9 लाख करोड़ हो गया। और अभी अगर हम बात करें दिसंबर 2022 में, मतलब लास्ट मंथ में, ये कितना अमाउंट था, इट वाज 32.42 लाख करोड़। देखो ये कितना ज़्यादा बढ़ गया फिर से, मतलब यहाँ से यहाँ अगर देखें तो अराउंड 260% इंक्रीज हुआ है, हाँ। और अगर 2016 से कंपेयर करें अभी 32.42 लाख करोड़ हो गया फ्रॉम 17, तो अराउंड 83% इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो करेंसी इन सर्कुलेशन राइजेस बाय 83% सिंस डिमोनेटाइजेशन इन 2016। तो यही था आज का न्यूज़। वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिमोनेटाइजेशन वाज टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स एंड कर्व ब्लैक मनी फ्लोज। नेक्स्ट देखते हैं, फिजिकल डेफिसिट एट 59% ऑफ द बजट टारगेट एज स्पेंडिंग इंक्रीजेस।
तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो पैसा कमाता है, जिसको हम लोग रिवेन्यू बोलते हैं, रिवेन्यू अर्न करता है, माइनस एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, मतलब खर्च ज़्यादा होगा और कमाई कम होगा, तो ऑफकोर्स डेफिसिट होगा। इसे हम लोग फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। और फिस्कल डेफिसिट एट 59% ऑफ द बजट टारगेट। तो बजट टारगेट कितना है? बजट टारगेट है गवर्नमेंट का 6.4% ऑफ जीडीपी। अगर कोई पूछे, इट इज 6.4% ऑफ जीडीपी, जो कि अराउंड जीडीपी का जो एस्टिमेट्स के अराउंड इट विल बी 16.6 ट्रिलियन रुपीज। ये हमारा बजट का टारगेट है, 6.4% ऑफ जीडीपी अचीव करना, दैट इज 16.6 ट्रिलियन रुपीज। तो फिजिकल डेफिसिट जो है अभी राइट नाउ जो है 59% ऑफ द बजट टारगेट ऑलरेडी हो चुका है। कब से कब तक? 8 महीनों में, इन 8 मंथ्स, दैट इज अप्रैल से लेकर के नवंबर तक में। इन 8 महीनों में 59% जो है बजट टारगेट का ऑलरेडी उतना तक पहुंच चुका है। और एज स्पेंडिंग इंक्रीजेस, ठीक है, तो स्पेंडिंग जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट किस तरह से करता है? दो तरीका से, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों में क्या डिफरेंस है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो शॉर्ट टर्म होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होता है। इसमें क्या होता है कि ये रिकरिंग होता है, जैसे कि सैलरीज गवर्नमेंट को देना होता है अपने एम्प्लॉयज को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, तो फिर ये रिकरिंग बार बार करना पड़ता है। मेन डिफरेंस है ये, आप याद रखिएगा। रिकरिंग है तो रिवेन्यू है, और नॉन रिकरिंग जैसे ब्रिज बनाना है, ठीक है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, हाँ, तो एक हॉस्पिटल तो एक ही बार बनेगा, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हर महीने महीने करना है। तो फिर ये नॉन रिकरिंग होता है, और ये लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म के लिए हॉस्पिटल बन जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए रोड ब्रिजेस बन जाएंगे, और ये शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ कि फिजिकल डेफिसिट जो है 59% तक पहुंच गया है? वाई, व्हाट इज द रीजन कि इतना जल्दी इतना 59% पहुंच जाए? एंड और ऐसा रहेगा तो ऑफकोर्स ये फिजिकल डेफिसिट का ये टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा, एक्सीड कर जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी जस्ट मैंने बताया, यहाँ पे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है। दूसरा रीजन क्या हुआ कि जो टैक्स रिवेन्यू, जो रिवेन्यू कलेक्शन हो रहा है ना, या तो इनकम कम हो रहा है या तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जो है फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा आ रहा है। तो एक्सपेंडिचर ऑफकोर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया है और रिवेन्यू उतना नहीं बढ़ा है। हाँ, रिवेन्यू कम बढ़ा है, ऑफकोर्स जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा हुआ है, बट जो टैक्स का एक्सपेंशन है वो मॉडरेट रहा है। इस कारण से, मॉडरेट टैक्स कलेक्शन के कारण भी जो फिजिकल डेफिसिट हो रहा है। तीसरा कारण क्या हो सकता है? जो ट्रांसफर होते हैं, गवर्नमेंट को ट्रांसफर देने होते हैं स्टेट्स को, हाँ, पैसे देने होते हैं, वो ट्रांसफर टू द स्टेट्स ये ज़्यादा हुआ है। इस कारण से ये मॉडरेट हुआ है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो इन तीन कारण से फिजिकल डेफिसिट जो है ऑलरेडी 59% ऑफ द बजट टारगेट तक पहुंच चुका है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो, जो हमारा बजट टारगेट है 6.4% से, उसको ओवरशूट कर जाएगा, आगे उससे निकल सकता है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि राइट नाउ हमको याद है पिछले महीने हमने बताया था कि इसकी गवर्नमेंट ने जो है सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट किया है। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट मतलब कि एक्स्ट्रा एड ऑन खर्च के लिए पैसे पार्लियामेंट में पेश करता है, एक एड ऑन ग्रांट के लिए डिमांड करता है। तो इसमें दो पर्पस था बेसिकली, फर्टिलाइजर के लिए, हाँ, नाइट्रोजन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, पोटाश फर्टिलाइजर, और दूसरा है फूड सिक्योरिटी, जिसमें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंड कर दिया गया, उसके लिए एक्सपेंडिचर के लिए पैसे चाहिए थे, उसके लिए सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट किया गया। और फर्टिलाइजर्स के लिए, क्योंकि जो वॉर चल रहे थे रशिया यूक्रेन का, उस कारण से जो है फर्टिलाइजर्स के जो इंग्रेडिएंट्स उसके दाम बढ़ गए हैं, तो सब्सिडी देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो फर्टिलाइजर और फूड के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड किया, मतलब कि एक्सपेंडिचर और ज़्यादा बढ़ गया। तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाने के कारण जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड कि फिजिकल डेफिसिट जो है ओवरशूट करेगा। और ये कितना अमाउंट के लिए मांगा था? 3.26, हाँ, लाख करोड़ के अराउंड जो है सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट किया गया गवर्नमेंट द्वारा। तो रिवेन्यू जो है हमारा, रिसिप्ट अगर गवर्नमेंट का जो है एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा। रिसिप्ट जो है एक्सपेंडिचर से अगर ज़्यादा हुआ, सॉरी कम हुआ, तो फिर फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में गैप हुआ, दैट विल बी फिजिकल डेफिसिट। तो अप्रैल से नवंबर के बीच में अराउंड 9.78 ट्रिलियन, हाँ, ट्रिलियन का गैप हुआ है, जो कि 40.7% हायर है कंपेयर करें अगर प्रीवियस ईयर से। तो लास्ट ईयर जो है अगर हम बात करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम ये बजट टारगेट को हम
एक्सीड कर ही जाएंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए फिजिकल डेफिसिट जो है हमारा टारगेट है 6.4% ऑफ जीडीपी। हाँ, अगर एक्सीड कर गए तो ये कितना हो जाएगा, 6.5 या 6.6 कुछ भी हो सकता है ना, या 6.78 कुछ भी हो सकता है। तो फिजिकल डेफिसिट जो है, अगर ये फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा तो या तो जीडीपी बढ़ेगा या तो फिर ये वाला वैल्यू 6.4 वाला वैल्यू बढ़ेगा। अगर हमको 6.4 तक रखना है या इससे कम करना है तो जीडीपी बढ़ाना होगा। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है वो बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो फिजिकल डेफिसिट जो है 6.4 ये कांस्टेंट रह सकता है ना। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हम लोग 6.4 का टारगेट को ब्रीच कर जाएंगे। अगर हमारा नॉमिनल जीडीपी बढ़ गया तो फिर हम लोग 6.4 तक अचीव कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर भी अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 22 का, हाँ, तो फाइनेंशियल ईयर 22 में एस्टिमेट किया गया था, जो एस्टिमेटेड वैल्यू था वो था 6.9% ऑफ जीडीपी, पर एक्चुअल वैल्यू जो निकल के आया, हाँ, दैट केम टू बी अबाउट 6.7% ऑफ जीडीपी। तो हम लोग ब्रीच 6.9 नहीं किए। तो ये था फिजिकल डेफिसिट का सिनेरियो के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। एट 1.5 लाख करोड़ जीएसटी मॉप्स अप इन दिसंबर इज द थर्ड हाईएस्ट दिस फिजिकल। तो जीएसटी कलेक्शन जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने संडे को रिपोर्ट निकाला और दिखा, उसमें पता चला कि अराउंड 1.5 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ है। और इससे लग रहा है कि हमारा जो जीएसटी का जो बजट का एस्टिमेट है हम लोग उससे ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्शन कर लेंगे। क्योंकि दिसंबर 21 का मंथ का बात करें और दिसंबर 22 का, हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक एक साल में जो रिवेन्यू कलेक्शन हुआ है फ्रॉम जीएसटी वो 15% से इंक्रीज हुआ है। देखिए जीएसटी कलेक्शन जो दिसंबर का जो आता है ना, वो बेसिकली नवंबर में जो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं उसका डेटा दिसंबर में आता है, उसका जीएसटी कलेक्शन का डेटा दिसंबर में निकलता है। तो जीएसटी कलेक्शन जो है नवंबर मंथ में जो है फेस्टिव सीजन रहता है, हाँ। तो इस कारण से भी होता है कि दिसंबर में जो है जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा होता है। और दो और इंपॉर्टेंट रीजंस है ऑफ कोर्स, कि अगर पहला तो हो गया कि जो फेस्टिव डिमांड बढ़ा, और दूसरा हो गया कंप्लायंस ज़्यादा हो रहा है अब, हाँ, लोग जीएसटी को थोड़ा बहुत सारे कंपनी समझ पा रहे हैं, हाँ। तो इस कारण से जो है कंप्लायंस अच्छे से हो रहा है, और क्या बोले, सर्विलियंस भी अच्छे से हो रहा है। तो इस कारण से जो है जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। अगर हम लोग की कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स का बात करें कि कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो सबसे पहले आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 23,598 करोड़ रुपीज़। हाँ, सेकंड में कौन सा स्टेट है? सेकंड में इट इज़ कर्नाटका। कर्नाटका कंट्रीब्यूट्स अराउंड 10,061 करोड़ रुपीज़। थर्ड में है गुजरात। गुजरात कंट्रीब्यूट्स अराउंड 9,238 करोड़ रुपीज़। फोर्थ में आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु 8,324 करोड़ रुपीज़। और पांचवें पे आता है यूपी। यूपी करता है 7,178 करोड़ रुपीज़। तो ये तो अगर बाई स्टेट्स देखें तो सबसे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटका, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु और फिर यूपी जीएसटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। बजट एस्टिमेट्स जो है, बजट का एस्टिमेटेड कलेक्शन है अराउंड 7.80 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है, जिसमें कि 6.60 जो है सेंट्रल जीएसटी होगा। सेंट्रल जीएसटी दो तरह का होता है, सेंट्रल और स्टेट जीएसटी। 6.6 और 1.20 जो है ये सेस के थ्रू आएगा। तो और अगर हम सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी के साथ अगर हम स्टेट जीएसटी को भी ऐड कर दे, हाँ, तो अराउंड जो है इट इज एक्सपेक्टेड कि 14 लाख करोड़, हाँ, जीएसटी टैक्स कलेक्शन होगा हमारा बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम लोग एवरेज देखें, देखिए जैसे दिसंबर में 1.5 लाख करोड़ आ गया, इससे पहले कुछ आया था 1.4 के अराउंड। तो ये जो है हर बार एवरी मंथ अराउंड 1.4 ऑन एन एवरेज लाख करोड़ रुपीस आ रहा है जीएसटी कलेक्शन से। तो अगर हम लोग इंटू 12 कर दे तो अराउंड 16.8 लाख करोड़ एक्चुअली में आएगा। और बजट एस्टिमेट कितना है? 14 लाख करोड़। तो ऑफ कोर्स वी विल एक्सीड, हमारा जीएसटी टैक्स कलेक्शन जो है बजट एस्टिमेट से ज़्यादा हो जाएगा। ऑन एन एवरेज 1.4 लाख करोड़ हो रहा है, इंटू 12 मंथ्स का देखें तो 16.8 लाख करोड़ हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है जो टैक्स कलेक्शन कर रहा है वो बजट एस्टिमेट से ज़्यादा हो जाएगा। तो फेस्टिव डिमांड्स एंड बेटर कंप्लायंस हेल्प द नंबर पोस्ट अ 15% जंप। नेक्स्ट चलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस टू ए 16 मंथ हाई ऑफ 8.30% इन दिसंबर। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले तो जान लेते क्या है। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट? तो इट इज अनएम्प्लॉयड पीपल जो है, अनएम्प्लॉयड नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय जो लेबर फोर्स है,
अब आप पूछे लेबर फोर्स क्या है, तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट का रेट का को बोल सकते हैं आसान शब्दों में नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल। लेबर फोर्स क्या हो गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। और अनएम्प्लॉयड हम लोग किसको बोलेंगे, अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड वो लोग हैं जो कि सबसे पहले 16 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव होना चाहिए, हाँ, तभी हम इसे। और दूसरा क्राइटेरिया है कि दे शुड बी लुकिंग फॉर जॉब, ऐसा नहीं कि काम करने का इच्छा ही नहीं है, जॉब ढूंढ ही नहीं रहा है। दे शुड बी लुकिंग फॉर जॉब एंड दे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16 ईयर्स ऑफ एज, तभी अनएम्प्लॉयड कंसिडर किया जाएगा। तो इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसे जो रेट इंटू 100 करके कैलकुलेट करके आया, दैट केम टू बी अराउंड 8.30 दिसंबर मंथ में, 8.30%। मतलब हर 100 में 8.30 अगर हम डेसिमल हटा दें तो अराउंड हर ये 100 में, मतलब हर 10 में 8 लोग अनएम्प्लॉयड है अराउंड, हाँ। तो ये अनएम्प्लॉयड जिसमें कि नंबर अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड है और प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड है। तो इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 8.30 बढ़ गया है, हाँ, इन दिसंबर। द हाईएस्ट है ये लास्ट 16 मंथ्स में। जो प्रीवियस मंथ में दैट वाज अराउंड 8%, लास्ट मंथ में इट वाज 8%, अब हो गया 8.30%। और बिगेस्ट चैलेंज इसलिए इंडिया का राइट नाउ है ऑफ कोर्स हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन रेट हमारा ज़्यादा है। और दूसरा है ऑफ कोर्स ये अंडर कंट्रोल हो रहा है पर टाइम लगेगा। दूसरा है क्रिएटिंग जॉब्स फॉर यूथ, जॉब क्रिएशन ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है राइट नाउ इंडियन गवर्नमेंट के लिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम लोग ओवरऑल देखें, हाँ, अप्रैल 22 से लेके जून, अप्रैल से जून ये वाले क्वार्टर में तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 7.6%। जुलाई से अगर हम लोग सितंबर में देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था अराउंड 7.2%, ठीक। तो यहाँ ऐसे देख के लग रहा है क्वार्टर वाइज अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है, बट जो दिसंबर में आया है दैट इज 16 मंथ हाई ऑफ 8.30%, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। रूरल और अर्बन का अगर हम बात करें, इसमें थोड़ा सा ये है कि रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है, अर्बन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। तो रूरल में ऑफकोर्स एग्रीकल्चर वर्कर्स रहते हैं, तो और यहाँ पे बेसिकली डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है कि एक छोटा सा खेत है उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में काम तो दिख रहा है कर रहे हैं लेकिन उसका कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं है, क्योंकि जितने लोग का ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग उस खेत में काम करते हैं। तो इसलिए रूरल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है, बट वहाँ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर देखें तो रूरल एरियाज में इट इज़ अराउंड 7.44%, हाँ। और वही अर्बन एरिया में इट इज़ अराउंड 10.9%। तो इसलिए जो एवरेज आ गया वो आ गया 8.30%, ठीक है। ये बढ़ा और ये घटा, ये एक्चुअली रूरल एरिया में लास्ट मंथ जो है इट वाज अराउंड 7.55%, ये घट के 7.44 हो गया है। और अर्बन एरिया में ऑफ कोर्स 8.96 था नवंबर में, ये घट बढ़ के 10.9% हो गया है। तो एज पर द डेटा द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज टू 10.09% एंड रूरल स्लिप टू 7.44%, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूज़। आई होप आपको सही लगा, तो काइंडली लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। फिर कल मिलते हैं, ओके, थैंक यू सो मच।